India's been, they're my friends and he's my friend. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the More next. secondary sanctions You're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary. Donald Trump says India will pay a tariff of 25% starting on Friday. In a post on Truth Social, he wrote, "While India is our friend, we have done relatively little business with them because their tariffs are far too high." Trump also suggesting he would add an additional penalty due to India buying Russian oil. Recently, there has been a lot of discussion around the 50% tariff that is imposed by the US government on the Indian goods. So let us try to decode this topic and understand it in greater detail. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है। यूएसए ने इंडियन गुड्स पे 50% का टैरिफ यानी 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है? मान लीजिए let us understand it with an example. मान लीजिए दो कंट्रीज है, इंडिया एंड चाइना। चाइना में कोई टॉफ़ी बनती है और इंडिया में भी टॉफ़ी बनती है। इंडिया चाइना से वो टॉफ़ी इंपोर्ट करता है, यानी इंडिया चाइना से वो टॉफ़ी खरीदता है। चाइना हमें ये टॉफ़ी 4 रुपये की बेच रहा है। ऐसी ही सिमिलर एक टॉफ़ी जिसका सिमिलर टेस्ट है, पैकेजिंग सिमिलर है, ऐसी एक टॉफ़ी जो इंडियन मार्केट में बन रही है उसकी कॉस्ट 5 रुपये है। अब अगर आप मार्केट जाते हैं, आप इमेजिन करिए ये सिचुएशन कि आप मार्केट में गए, आपने देखा 2 टॉफ़ीज़ हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, टेस्ट सेम है, पैकेजिंग सेम है, दोनों का जो अपील है वो सेम है, तो आप डेफिनेटली ये 4 रुपये वाली टॉफ़ी खरीदेंगे। आप क्यों खरीदेंगे भाई 5 रुपये की टॉफ़ी? आप क्यों ज़्यादा पैसे देंगे? तो इससे क्या होगा? इंडियन के लोकल गुड्स पे इम्पैक्ट आएगा। इंडिया की जो लोकल इकोनॉमी है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे हैं, उन्हें नुकसान होगा। इसी चीज़ को कर्ब करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। अब इंडिया क्या करेगी? इंडिया चाइना के इस टॉफ़ी के प्राइस पे 50% का इम्पोर्ट लगा देगी, 50% की ड्यूटी। 50% की ड्यूटी लगा देगी मतलब जो टॉफ़ी 4 रुपये की थी वही टॉफ़ी अब 6 रुपये की हो जाएगी, यानी अब वो टॉफ़ी महंगी हो गई। अब जब आप मार्केट जाएंगे तो आप इंडिया की टॉफ़ी खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि सब 5 रुपये वाली ही खरीदेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी भी जो चाइना का प्रोडक्ट है वही परचेज़ करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि लोकली हमें कोई नुकसान होगा, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान नहीं होगा। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। अब यूएसए ने जो इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया है, तो यूएसए ने जो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दी है वो ये दी है कि 25% तो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। यूएसए का ये मानना है कि इंडिया यूएस प्रोड्यूस्ड गुड्स पे, यानी यूएसए इंडिया में जो गुड्स भेजता है, इंडिया उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। तो यूएसए ने ये 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, रिवेंज लेने के लिए एक तरीके से, कि पहले इंडिया ने लगाया तो अब यूएस हमसे बदला ले रहा है और हम पे 25% का टैरिफ लगा रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से 25% का टैक्स लगाया क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। ये रीज़न दिया है ट्रंप गवर्नमेंट ने। अब आप खुद सोचिए कि इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट। आई होप आप लोग को सोवरेन का मतलब पता होगा। अब इंडिया बीइंग अ सोवरेन स्टेट, एवरी सोवरेन स्टेट हैज़ द राइट टू डिसाइड कि उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ क्या होंगी। यूएसए क्यों डिसाइड करेगा कि इंडिया को किससे ऑयल परचेज करना है? यूएसए ये चीज़ पहले भी कर चुका है। जब इंडिया ने S-400 लिया था रशिया से, तभी भी सेम चीज़ यूएस ने की थी, हम पे टैरिफ लगाए थे। तो दिस इज़ अ वे ऑफ आर्म ट्विस्टिंग, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ आर्म ट्विस्टिंग। ये हैबिट है यूएसए की कि अगर यूएस के कोई भी कंट्री यूएस के हिसाब से नहीं चलती है तो वो उन पर टैरिफ लगा के, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये सब लगा के उनकी ग्रोथ को हिंडर करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द बेसिक मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। ये हमेशा से चलता आया है, दिस इज़ नथिंग न्यू। अब इसको अगर हम और समझें तो मैंने जैसे आपको बताया, इट इज़ अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। आप कैसे, चलिए रेसिप्रोकल टैरिफ तो आप जो उसके लिए रीज़न दे रहे हैं, चलिए हम उसको भी साइड कर देते हैं, लेकिन जो आपने बाद का जो 25% रशियन ऑयल वाला लगाया है वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? पूरा यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल परचेज करती हैं रशिया से, उन पे तो कोई 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया गया। तो इंडिया पर ही क्यों लगाया जा रहा है? इंडिया को ही आर्म ट्विस्ट करके इंडिया पर ही प्रेशर डालने की कोशिश क्यों की जा रही है कि इंडिया रशिया से अपने रिलेशंस खराब कर ले? तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी शुड बी आस्किंग। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना की क्या आदत है कि चाइना मिलिट्री अग्रेशन शो करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अगर हम चाइना को एज अ एग्रेसिव स्टेट दिखाते हैं जो कॉन्स्टेंट अपनी पावर को, अपनी सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में वो कॉन्स्टेंटली अग्रेसिव है, उसी तरीके से तो यूएस भी अग्रेसिव है। बस
डिफरेंस ये है कि चाइना जोग्राफिकली अपना एग्रेशन दिखाता है, यूएस इकोनॉमिकली अपना एग्रेशन दिखा रहा है। वो हम पे टैरिफ लगा के, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो इस तरीके से अपना एग्रेशन दिखा रहा है। तो अगर चाइना के इस एक्शन को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो यूएस के एक्शंस को भी क्रिटिसाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस भी एक तरीके से अपना अग्रेशन ही तो दिखा रहा है। It is nothing but a form of neo-colonialism. You are forcing another country to act in a way that suits your interest, which is not justified. Every nation works in national interest. There is a very good quote which says that in the ABC of diplomacy, there are no permanent friends and no permanent enemies. But the only thing that is permanent is national interest. यानी कोई किसी का हमेशा दोस्त नहीं रहता, कोई कंट्री, ना ही कोई कंट्री हमेशा उसकी दुश्मन रहती है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा हर कंट्री के लिए कांस्टेंट है, विच इज़ नेशनल इंटरेस्ट। तो अगर यूएसए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, यूएसए भी हम पे रेसिप्रोकल टैरिफ इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना है। तो अगर हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं क्योंकि रशिया हमें सस्ते में ऑयल देता है, तो क्या गलत है? इंडिया एज अ नेशन भी तो, हम भी तो अपना फॉरेन रिजर्व बचाएंगे, हम भी तो उसी से खरीदेंगे जो हमें सस्ते में देता है। तो ये जो पूरी होल पॉलिसी ऑफ आर्म ट्विस्टिंग, फोर्सिंग, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म प्रैक्टिस्ड बाय यूएस। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूएसए ने हमेशा से चाइना पे बहुत टारगेट किया है, क्योंकि अगर हम साउथ एशियन रीजन की बात करें, हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, तो दिस रीजन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, वी ऑल नो दैट। और इसमें जो सबसे बड़ी पावर एज ऑफ नाउ है वो है चाइना। अगर चाइना के बाद कोई पावर है सबसे ज़्यादा पावरफुल, चाइना को अगर हम हटा दें, चाइना को अगर हम इस पूरे प्लॉट से बाहर कर दें, तो चाइना से सेकंड नंबर पे जो सबसे पावरफुल कंट्री है साउथ एशियन रीजन में वो है इंडिया। तो दिस इज हाउ यूएस ऑपरेट्स। जब यूएस को लगता है कि कोई भी ऐसी कंट्री है जो इकोनॉमिकली राइज कर रही है, जो ग्रोथ कर रही है, जो कल को उनके लिए एक, हम बोल सकते हैं, एक थ्रेट क्रिएट कर सकती है, वो उनकी ग्रोथ को हैम्पर करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने सेम चीज़ चाइना के साथ भी की, इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने चाइना को हैम्पर किया। अब वो इंडिया को भी धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह, वो धीरे धीरे इंडिया को स्लो पॉइजन दे रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी हैम्पर करे। यही चीज़ है। अब आप देखिए, और ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि यूएसए ने जो 50% का टैरिफ लगाया इंडिया पे, वो उनका जो डोमेस्टिक एरिया है, मतलब विद इन यूएस भी इस मूव को वेलकम नहीं किया गया है। यूएस अपील्स कोर्ट, देयर इज अ यूएस अपील्स कोर्ट जिसमें ये बात बोली गई है कि ट्रंप ने जो वो इतने एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ टैरिफ लगा रहे हैं, दैट इज इलीगल। इसका मतलब है लोकली भी, डोमेस्टिकली भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस मूव को अपोज किया जा रहा है। पूरा देखिए, मैंने यही चीज़ यहाँ लिखी है, यूरोप बाइंग रशियन ऑयल विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, व्हाई ओनली इंडिया इज टारगेटेड। फिर आप यूरोप को भी टारगेट करो, आप उन्हें भी टारगेट करो, आप सिर्फ इंडिया को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? इंडिया के ऑयल लेने से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इसी में एक चीज़ अब आता है इम्पैक्ट ऑन इंडिया। द फर्स्ट इज डेफिनेटली इट्स गोना बी जॉब लॉसेस, बिकॉज इंडिया के गुड्स की कंपेटिटिवनेस वहाँ कम हो जाएगी। इंडियन गुड्स, अगर मान लीजिए इंडिया कोई गुड्स 100 रुपये में बेचता है, अब यूएस ने उससे 50% का टैरिफ लगाया है, तो अब वो 150 रुपये में बिकेगा, तो भाई यूएस के लोग उसे कम खरीदेंगे, तो इंडिया में जॉब लॉस होगा क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, कंपेटिटिवनेस कम होगी इंडियन गुड्स की, देयर विल बी डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। डेफिनेटली चाइना और वियतनाम, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, चाइना तो ऑलरेडी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, वियतनाम भी इस रेस में आ चुका है। तो अगर इंडिया का प्रोडक्शन, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैम्पर होगी, तो डेफिनेटली कंट्रीज लाइक चाइना एंड वियतनाम विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, दे विल बी गेटिंग द एज। एंड द लास्ट इज इट विल डेफिनेटली स्लो इंडियाज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम। नाउ व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। अब ये समझने से पहले हम एक और चीज़ समझते हैं कि SCO, अभी रिसेंटली SCO की समिट हुई जिसमें इंडिया गई थी, चाइना में हुआ था इस बार का समिट। तो इंडिया से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे चाइना। वहाँ पे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO समिट ही मेट विद हिज चाइनीज काउंटरपार्ट विच इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मिस्टर शी जिनपिंग। अब बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया ने जो चाइना से ये मीटिंग की है, इंडिया जो कोशिश कर रहा है चाइना के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करने की, एक तरीके से इंडिया यूएसए का ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है, क्योंकि यूएसए से तो ट्रेड रिलेशंस हैम्पर हो रहे हैं, इसीलिए इंडिया अब चाइना के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहा है। तो ये थ्योरी कहाँ तक सही है, ये थ्योरी कहाँ तक जस्टिफाइड है, हम इस पर भी बात करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड, वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। इंडिया से सबसे ज़्यादा गुड्स, सबसे ज़्यादा वैल्यू के गुड्स यूएस जाते हैं।
इंडिया और यूएसए में जो ट्रेड रिलेशंस है उसमें $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होता है यूएसए को, इसीलिए उनको इतनी दिक्कत है क्योंकि उनका बहुत पैसा जा रहा है इंडियन गुड्स पे। तो हमें अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हमें ऐसी और कंट्रीज़ को ढूंढना पड़ेगा जो इंडिया से उनके गुड्स खरीदें। हम सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम FTAs यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करें और कंट्रीज़ के साथ। वी नीड टू स्ट्रेंथन रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक SCO, लाइक ब्रिक्स, ताकि हम लोगों की एज अ कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़े। US जैसी कंट्रीज, डोमिनेंट कंट्रीज अपनी हेजेमनी ना बना पाए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनल ग्रुपिंग्स को स्ट्रेंथन किया जाए। नेक्स्ट इज वी नीड टू पुश फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल फोरम्स। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है। उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी में कुछ मेंबर्स बैठते हैं कि अगर भाई उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं कि अगर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस बॉडी के पास जाके वो उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि US इतनी ज़्यादा डोमिनेंट पावर होती है इस तरीके के ग्लोबल फोरम्स में, अभी क्या है, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है इसके मेंबर्स नहीं हैं, इनकी जो सीट्स है ये वेकेंट है। तो USA जानबूझ के मेंबर्स अपॉइंट ही नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेंबर्स अपॉइंट हुए और कल को डिस्कशन बिठाया गया तो USA के अगेंस्ट में ही डिस्कशन आएगा। तो वो अपनी पावर का यूज़ करके नॉमिनेशन, वो इलेक्शन होने ही नहीं दे रहे कि यहाँ पे लोग बैठ पाएँ। तो ये एक तरीका है कि वो अपनी हेजेमनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल फोरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज उस ग्लोबल फोरम का पार्ट हैं वो सब कलेक्टिवली डिसाइड करें कि क्या करना है। सिर्फ USA की नहीं चलनी चाहिए। इसी के साथ अगर अब हम SCO वाला एंगल डिस्कस करें, देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि इंडिया USA पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इतनी जल्दी हम US का ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इन सब वे फॉरवर्ड के अलावा एक चीज़ वो ये है कि इंडिया को डायलॉग का यूज़ करना है। ठीक है, डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही डायलॉग है। इंडिया को बात करनी है USA से, अब अपने कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखने हैं कि किस तरीके से हम इस क्राइसिस लाइक सिचुएशन से डील कर पाएँ दोनों कंट्रीज मिलके। चाइना कैन नेवर बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर इंडिया, बट इंडिया ने जो ये हम कह सकते हैं कि जो चाइना से मिले हैं SCO समिट के बाद, ये डेफिनेटली एक वेलकम मूव है, क्योंकि इससे USA को भी दिखता है कि इंडिया कंप्लीटली उन पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ वीक कंट्री जिसको आप गन दिखा के कुछ भी करा लें। नहीं, इंडिया नोज हाउ टू टेक इट स्टैंड। व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट इज इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अब उसके लिए हमें किसी से भी अपने रिलेशंस ठीक करने पड़े, हम करेंगे, हम बात करेंगे, हम कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखेंगे, हम अपनी डिप्लोमेसी को इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे फेवर में चीज़ें हों, म्यूचुअल होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये चीज़ हम भी एक तरीके से US को दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अपने चैनल्स क्लोज कर देंगे तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इंडिया का चाइना से मिलना, चाइना के प्रेसिडेंट से बात करना, ये दिखाता है कि वी आर ऑल्सो विलिंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट, ताकि कल को US से अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो तो हमारे पास और पार्टनर्स होने चाहिए। सो दिस इज़ वॉट द होल इशू इज़ ऑल अबाउट, एंड आई होप आप लोग को समझ आया होगा अच्छे से। एंड सी देयर आर सम real questions that should be addressed. We need to understand that is it a time where we should bow down before the US or should we fight back? What should be done? मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। अब आपका क्या ओपिनियन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच।